आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 24,38,828 लोग मुतासिर हैं और 1,67,422 अफराद की मौत हो चुकी है। अब तक 6,38,144 अफराद ठीक भी हुए हैं, यानी फिलहाल 16,33,262 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से 56,318 मरीजों की हालत क्रिटिकल है। अमेरिका में सबसे ज्यादा 41,299 अफराद की मौत हुई है। वहीं इटली में 23,680, स्पेन में 20,852, फ्रांस में 19,718, यूनाइटेड किंगडम में 16,509, बेल्जियम में 5,828 और ईरान में 5,209 अफराद मारे जा चुके हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर जारी है और आज शाम 5 बजे तक मुतासरीन की तादाद 17,656 हो गई है, जबकि इस मोहलिक वायरस से 559 अफराद की मौत हो चुकी है। वजारत सेहत की जानिब से जारी शुदा आदाद और शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस मुल्क की 33 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में फैल चुका है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर महाराष्ट्र में मरीजों की तादाद 4,203 पहुंच गई है, जबकि 507 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। इसी बीच गोवा और मणिपुर ऐसी रियासतें बन गई हैं जो कोरोना वायरस से पाक हो चुकी हैं। इन रियासतों ने दावा किया है कि वहां कोरोना वायरस से मुतासिर मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं और अब कोई भी शख्स इस मोजी वायरस से मुतासिर नहीं है। टोटल 2546 लोग क्योर हो चुके हैं, जो कि हमारी ओवरऑल क्योर परसेंटेज को 14.75% तक लेके जाता है। कल से एडिशनल कंफर्म केसेस देश में 1553 आए हैं, विच टेक्स द टोटल नंबर ऑफ कंफर्म केसेस इन द कंट्री टू 17,265। लास्ट 24 आवर्स में 36 न्यू डेथ्स भी रिपोर्ट 8.5 डेज है। कर्नाटका में 9.2 डेज है, तेलंगाना 9.4 डेज, आंध्र प्रदेश 10.6 डेज, जम्मू कश्मीर 11.5 डेज, पंजाब 13.1 डेज, छत्तीसगढ़ 13.3 डेज, तमिलनाडु 14 डेज और बिहार 16.4 डेज। ये जितने राज्य हैं यहाँ पर 20 से कम करीब डबलिंग रेट नोटिस किया गया। इसके साथ ही कुछ राज्यों में 20 से 30 के दिनों में भी डबलिंग रेट नोटिस किया गया, जो उनकी परफॉर्मेंस को दर्शाता है। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस से 14 अफराद मुतासिर हुए और 2 अफराद की मौत हुई है, जिनमें ग्रेटर हैदराबाद में से 12, मेडचल और निजामाबाद में एक केस शामिल है। मजमूई तौर पर 663 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने कोरोना वबा के सबब खुसूसी तौर पर हॉटस्पॉट इलाकों में पैदाशुदा हालात पर नजर रखने और वायरस को फैलने से रोकने के लिए रियासतों की तगोदू में तेजी लाने के मकसद से 6 बैन वजारती मरकजी टीमें तश्कील दी हैं। वजारत दाखिला की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि उनमें से 2 टीमों की तश्कील मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र के लिए, एक टीम की तश्कील मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए की गई है। ये टीमें मौके पर ही सूरत हाल का जायजा लेंगी और रियासती अथॉरिटीज़ को ज़रूरी हिदायत देंगी। साथ ही मुकम्मल सूरत हाल के बारे में मरकजी हुकूमत को अपनी रिपोर्ट भी वक्त वक्त पर देंगी। इन तमाम टीमों से कहा गया है कि मुख्तलिफ रियासतों में जल्द से जल्द अपने दौरे शुरू करें। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि पार्टी के आला सतही ग्रुप की पहली मीटिंग में बहुत छोटी छोटी और दरमियाना सनतों की सूरत हाल में बेहतरी लाने और गंदुम, सरसों और चने की मुनासिब खरीदारी के सिलसिले में बातचीत हुई और इस बुनियाद पर एक तजवीज़ तैयार करके उसे जल्द मरकजी हुकूमत को सौंपा जाएगा। कांग्रेस के तर्जुमान जयराम रमेश ने पीर को इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी के आला सतही मुशावरती ग्रुप ने इन मसाइल पर तबादला ख्याल करते हुए हुकूमत को मुस्बित ताउन देने के लिए उनकी तजावीज़ को मरकजी हुकूमत को सौंपने का फैसला किया, ताकि हुकूमत उन मसाइल के हल के लिए कांग्रेस की तजावीज़ के मुताबिक कदम उठाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस तरह के मुस्बित ताउन देने के लिए पार्टी की सदर सोनिया गांधी ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर पार्टी का रुख रखने के लिए 2 दिन पहले साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की क़यादत में मुशावरती ग्रुप तश्कील दिया था और आज इस ग्रुप की पहली मीटिंग हुई, जिसमें तमाम 11 अरकान ने हिस्सा लिया। हमारी चर्चा जो हुई MSME पर काफी विस्तार से बातचीत हुई कि जो लघु क्षेत्र है, जो मध्य क्षेत्र है, जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, जिसमें हमारे देश के ज्यादातर रोजगार है MSME सेक्टर में, इनकी क्या कठिनाइयां हैं, इनको क्या राहत और मिलनी चाहिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की ओर से
और खास तौर से केंद्र सरकार की वित्तीय संस्था के ओर से। इसके आधार पर हम एक दस्तावेज तैयार कर रहे हैं और शीघ्र ही अगले 1-2 दिन में केंद्र सरकार को हम यह सौंपेंगे कि एमएसएमई क्षेत्र पर और केंद्र सरकार की ओर से और क्या क्या कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि राज्य सरकार को भी इसमें भूमिका है, पर प्राथमिक भूमिका जो है केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार की वित्तीय संस्थाओं की ओर से है। तो इस पर चर्चा के आधार पर हम एक दस्तावेज पेश करेंगे और 1-2 दिन में हम इसको केंद्र सरकार को सौंपेंगे। दूसरी जो बात हुई, दूसरे विषय पर जो बात हुई, गेहूं, सरसों और चना की खरीद जो हो रही है, प्रोक्योरमेंट जो है वीट का, सरसों का और चना का, इस प्रोक्योरमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो तकलीफ हमें देखने को मिल रहा है उससे हम कैसा सामना करें और प्रोक्योरमेंट सही तरीके से हो, इस पर भी सभी सदस्यों ने अपनी राय दी और इस विषय पर भी अगले 1-2 दिन में, जैसा कि मैंने कहा, एमएसएमई के रिपोर्ट के साथ साथ प्रोक्योरमेंट के बारे में भी हमारे सिफारिशें हम केंद्र सरकार को सौंपेंगे। मैं इसलिए ये कह, दुनिया भर में कहर बर्पा कर रहे कोरोना वायरस से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। हर मुल्क अपनी सतह से इस वायरस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान में भी ऐसी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन दूसरे ममालिक के मुकाबले हिंदुस्तान बहुत पीछे नजर आ रहा है। हिंदुस्तान में इस वक्त जो हालात हैं उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अब हिंदुस्तानी बाशिंदों को खुद ही अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। फोर्ब्स मैगजीन में अपनी एक रिपोर्ट में कुछ ऐसा ही इशारा देती हुई नजर आ रही है। दरअसल फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में कुछ दिन हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं। इस रिपोर्ट पर यकीन किया जाए तो कोरोना से जंग लड़ने वाले 40 बेहतर ममालिक की फहरिस्त में हिंदुस्तान का कोई नामो निशान नहीं है। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि मरकजी हुकूमत कोरोना से आपको बचाने के लिए अच्छा काम कर रही है तो आप गलत सोच रहे हैं। फोर्ब्स मैगजीन में शायद रिपोर्ट को सामने रखकर तो यही कहा जा सकता है कि हुकूमत के भरोसे ना बैठा जाए तो बेहतर है। हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि कतर, ओमान, तुर्की और मलेशिया जैसे छोटे ममालिक भी कोरोना के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान से बेहतर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस चीन से इस वायरस की शुरुआत हुई थी वो फेरिस्त में 5वें नंबर पर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान इस फेरिस्त में अपनी जगह नहीं बना सकता, ज़रूर बना सकता था, लेकिन तभी जब वो कोरोना से लड़ने के लिए पहले दिन से ही कोशिशों में लग जाता। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी कई बार मोदी हुकूमत को इसके लिए मुतरब्बा किया, लेकिन मरकजी हुकूमत ने उनकी बातों को नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा। हालांकि कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टियां तब से अब तक हुकूमत के हर फैसले के साथ खड़े होने की बात कहती आ रही हैं। बहरहाल फोर्ब्स मैगजीन की रिपोर्ट के बाद कोरोना से जंग को लेकर हिंदुस्तानी बाशिंदों के जहन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उन्हीं में से कुछ सवाल एक वीडियो के जरिए कांग्रेस पार्टी ने मरकज की मोदी हुकूमत से पूछा है। ये वीडियो आप भी देखें। कोरोना की जंग में आप खुद को सुरक्षित रखिए, क्योंकि सरकार तो सो रही है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि एक बहुत बड़ी मैगजीन है फोर्ब्स, उसी की ताज़ा रिपोर्ट कह रही है कि कोरोना से जंग में हमारी सरकार सो रही है। फोर्ब्स की ये रिपोर्ट कहती है कि कोरोना से जंग लड़ने वाले सबसे बेहतर 40 देशों में भारत का कहीं नाम नहीं है। कतार, ओमान, लातविया, तुर्की, मलेशिया, कुवैत जैसे छोटे देश हमसे कहीं बेहतर काम कर रहे हैं। जिस चीन से इस बीमारी की शुरुआत हुई वो कोरोना से लड़ाई में 5वें नंबर पर है। सब कुछ ठीक था और ठीक ही रहता अगर भाजपा सरकार महामारी के खतरे को इग्नोर नहीं करती। 30 जनवरी को पहला केस आया, राहुल गांधी ने भी चेताया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे इग्नोर किया, प्रधानमंत्री जी ने इग्नोर किया। जनता के सामने आने में 50 दिन लगाए और वो भी लॉकडाउन का अधूरा फैसला लेकर। प्रधानमंत्री ने जैसे कहा जनता ने वैसा किया। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां इस जंग में भाजपा सरकार के साथ खड़ी रही, आज भी खड़ी है। फिर हमसे कहां गलती हुई? दरअसल गलती हुई है और भाजपा सरकार से हुई है। गलती टेस्ट ना करने की, गलती पीपीई किट और मास्क ना देने की, गलती जनता तक सुविधाएं ना पहुंचाने की,
गलती मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ देने की, गलती सरकार द्वारा जिम्मेदारियों से पीछे हटने की, और सबसे बड़ी गलती बिना किसी योजना के फैसले लेने की। भाजपा सरकार की इन गलतियों का खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। इसी फोर्ब्स की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान कोरोना प्रभाव वाले 15 सबसे खतरनाक देशों में शामिल है। देश सवाल पूछ रहा है, इन 15 देशों में श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, मालदीव, पाकिस्तान जैसे छोटे देश नहीं हैं, तो फिर हमारा हिंदुस्तान क्यों है? आखिर क्यों भाजपा सरकार ने देश की सेहत के साथ खिलवाड़ किया? आखिर क्यों महामारी से निपटने की बजाय शब्दों का आडंबर रचा गया? जवाब तो देना होगा। जय हिंद। कोरोना वायरस से मुस्बित पाए जाने वाले शख्स को गलती से अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिससे सनसनी फैल गई। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर के काटोरी मेडिकल कॉलेज में बनाए गए अलग थलग मरकज में कोरोना वायरस के 2 मुश्तबा अफराद को लाया गया। इन दोनों का नाम एक ही है। इन दोनों का कोरोना वायरस का मायना किया गया, जिसमें से एक मनफी पाया गया यानी नेगेटिव आ गया। ताहम अस्पताल के अहलकारों ने गलती से जिले के ताड़ेपल्ली के रहने वाले शख्स को डिस्चार्ज कर दिया। डॉक्टर्स ने यह समझा कि उस शख्स की रिपोर्ट मनफी आई है। उस शख्स को डिस्चार्ज के सर्टिफिकेट के साथ साथ 2000 रुपये नगद रकम भी देते हुए घर जाने की इजाज़त दे दी गई। ताहम बाद में पता चला कि ये रिपोर्ट उसी के नाम के दूसरे शख्स की है। जब अस्पताल के अहलकारों ने कोरोना से मुस्बित यानी कोरोना पॉजिटिव शख्स को अस्पताल लाने की कोशिश शुरू की तो ये मामला मंजरे आम पर आया। तब तक इस मुस्बित शख्स ने अपने मकान में दीगर अरकान ख़ानदान से मुलाकात की थी। अस्पताल के अहलकारों ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद एम्बुलेंस में इस मुस्बित शख्स को अस्पताल लाया गया, जहां उसको आइसोलेशन में रखा गया। बादअज़ां उसकी बीवी, बेटी और दीगर 2 अफराद को भी अलग थलग मरकज़ यानी क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। रियासती वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में PPE किट्स और N95 मास्क को रवाना करने के इक़दाम करें। ईटला राजेंद्र ने आज मरकजी ममलिकती वज़ीर सेहत अश्विनी कुमार चौबे से फ़ोन पर बातचीत करते हुए कोरोना वायरस से निपटने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर वज़ीर सेहत ने मरकजी वज़ीर से 3 नुकात पर बातचीत की, जिनमें 1000 वेंटिलेटर्स को जल्द से जल्द तेलंगाना रवाना करने, PPE किट्स यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और N95 मास्क की सरबराही शामिल है। उन्होंने कहा कि TIMS 1500 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। इसके लिए 1000 वेंटिलेटर सरबराह करने की दरख्वास्त की गई। अभी तक इसकी सरबराही नहीं हुई है। मरकजी हुकूमत ने HCL कंपनी से PPE किट्स और मास्क रवाना करने की बात कही थी, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक ये सरबराह नहीं किया जा रहा है। किट्स और मास्क को ज़्यादा तादाद में सरबराह किया जाए। ईटला राजेंद्र ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से इन चीज़ों को बड़े पैमाने पर ख़रीदा जा रहा है, लेकिन ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ रही है। अगर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ख़रीदी जाए तो रियासतों पर इसका बोझ कम होगा। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम मजहबी कायदीन ने आज रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव से मुलाकात करते हुए कहा कि माह रमज़ानुल मुबारक में मुसलमानों को घरों में इबादत और नमाज अदा करने की तलक़ीन की जा रही है। मौलाना सैयद क़बूल पाशा शत्तारी खादरी, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद और दूसरों ने GHMC में वाक़े मेयर राम मोहन के चैम्बर में तारक रामाराव से मुलाकात की। इस मौके पर इन कायदीन ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने हुकूमत के इक़दाम की वो मुकम्मल तायद करते हैं और इस मौजी मर्ज़ को फैलने से रोकने के कामों में ताउन करेंगे। इस मौके पर वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने रियासत के मुसलमानों से माह रमज़ानुल मुबारक में नमाज और इबादतें घरों में ही अदा करने की ख्वाहिश की है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने आज ज़िले कलेक्टर्स और मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए YS जगन ने मुसलमानों से अपील की कि वो अपने घरों में नमाज तरावी अदा करें। पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से तमाम त्योहारों को इज्तिमाई तौर पर मुनक़िद करने रोक लगा दी गई है। इसी दौरान उगादी, श्री राम नवमी, गुड फ्राइडे और ईस्टर जैसे त्योहारों को घर पर ही
मनाना पड़ा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अब रमज़ानुल मुबारक के मौके पर भी घर में ही नमाज अदा करना लाजमी हो गया है। इस सिलसिले में हर कोई हुकूमत का साथ और घर में रमज़ान की इबादतों का एहतमाम करे। उन्होंने मजहबी रहनुमाओं से कहा कि इस बात को आम किया जाना चाहिए। इस मौके पर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने वाईएस जगन से अपील की कि वो झूठी खबरों और गलत प्रोपेगेंडों पर कार्रवाई करें। जिले करनूल में मर्ज की रोकथाम के लिए अच्छा काम हो रहा है। हर कोई कोरोना रोकथाम में अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत गरीब मजदूरों के हक में काम कर रही है। लॉकडाउन के दौरान किसी भी मजदूर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिले सतही शोबे के ओहदेदारों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए उन्होंने कहा कि इस हंगामी हालात में हुकूमत के साथ सनतों के मालिकीन भी बराबर ठहरने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि किसी भी सनत से एक मजदूर को भी रोज़गार से महरूम नहीं होना चाहिए और मजदूरों की तनख्वाह बराबर अदा करने की उन्होंने हुकूमत ने अहकाम जारी किए हैं। हुकूमत की तरफ से सनतों को रियायतें दी जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासत के और पड़ोसी रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूरों की जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। लॉकडाउन के तौसी के पेश नज़र मजदूर अपनी आबादी मुकाम रुख करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लॉकडाउन को नुकसान पहुँचाने वाला अमल है। उन्होंने कहा कि जो मजदूर जहां हैं वहीं पर मौजूद रहें, इसके लिए खुसूसी तवज्जो दी जाए। इन मजदूरों के तिब्बी मायने किए जा रहे हैं और उनको तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से जिन सनतों को काम करने की सहूलत दी गई है वहाँ पर मजदूरों में समाजी फासला यानी सोशल डिस्टेंसिंग और वायरस से महफूज रखने के लिए दीगर ज़रूरी सामान फराहम किए जाएँ। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तेलंगाना में लॉकडाउन के दौरान किसी भी किस्म की छूट नहीं दी गई है। मासाब टैंक में अपने दफ्तर में GHMC के अरकान मुखन्ना और कॉरपोरेटर्स से टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में 7 मई तक लॉकडाउन रहेगा। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली राहत का इतलाक़ तेलंगाना में नहीं होगा। इस सिलसिले में कंटेनमेंट इलाके में सख्ती से अमल आवरी पर जोर दिया। इसके बाद वज़ीर मौसूफ ने मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह से फ़ोन पर बातचीत करते हुए रियासती काबीना के फैसले से वाकिफ़ करवाया और कहा कि रियासत की मौजूदा हालात को नज़र में रखते हुए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने यह फैसला किया, जिस पर मरकज़ी वज़ीर ने इस फैसले को दुरुस्त करार देते हुए सताइश की। श्रीनिवास यादव ने बताया कि रियासत में मछली, गोश्त, जानवरों का चारा और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ने बताया कि रियासत में खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए अंडे, गोश्त, दूध की सरबराही को यकीनी बनाया जा रहा है। ఒక 3 నెలల వరకు వాయిదాలు వేయాలని చెప్పి సీఎం గారు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। మన ఆ విషయంలో కూడా మీరు తప్పకుండా అక్కడక్కడ మీ స్థానికంగా ఉండేటువంటి ఎవరన్నా ఒత్తిడి చేస్తే ఆ విషయాన్ని కూడా మీరు సంబంధిత అధికారుల దృష్టికి తీసుకురావాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను। అయితే మే 7 తారీఖు వరకు ఎక్కడ కూడా ఈ పార్షియల్ లిఫ్టింగ్ కూడా అంటే ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు మీ ఏరియాలలో కూడా ఏదైనా ఇండస్ట్రీస్ ఇల్లీగల్ గా ఓపెన్ చేసినా కానీ మరి తప్పకుండా మా దృష్టికి కానీ సంబంధిత అధికారుల దృష్టికి కానీ తీసుకురావాల్సిందిగా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। రెండోది మైగ్రేట్ ఎవరైతే వలస కార్మికులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు। దానికి డబ్బులు కానివ్వండి, బియ్యం కానివ్వండి రిలీజ్ చేశారు। మీ అన్ని ఏరియాలు అంటే ఎంటైర్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రాంతాలలో కూడా ప్రారంభమైంది। ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ లో ఇప్పటికే 25,231 మందికి బియ్యం కానివ్వండి, 25,220 మందికి 500 రూపాయలు కానీ ఇవ్వడం। लॉकडाउन नाफिज करने के बाद 22 मार्च को वजीर आला चंद्रशेखर राव ने सभी वाइट राशन कार्ड होल्डर्स में फीकस 12 किलो चावल और 1500 रुपये तकसीम करने का ऐलान किया था। चावल की तकसीम 1 अप्रैल से शुरू हुई, लेकिन आज 20 दिन बाद भी हज़ारों गरीबों को ना ही चावल मिले और ना ही 1500 रुपये। हैदराबाद के गुडी मलकापुर इलाके में कुछ ऐसे ही अफराद ने INN चैनल से बात की। मलकापुर मेहंदीपट्टनम साईनगर से है जी। इधर कोई भी हेल्प नहीं कर रहे, डोनेशन नहीं कर रहे, फूड फाउंडेशन कुछ भी नहीं आ रहा। कान तो भी देखो दूसरा कॉलोनी में बहुत आ रहे हैं, मगर इधर तो भी कोई भी नहीं आ रहे। इधर कुछ फाउंडेशन नहीं कर रहे। बहुत जने लेबर से यहाँ पे बहुत जने तकलीफ कर रहे। जाके कोई कॉलोनी में जाके तो लाइन में ठहर के उन्हें पूछने को गए तो पूरा वो लेने को पूछे तो वह जाने के बाद तुम कौन से कॉलोनी है बोल के पूछ रहे। हमारा उधर कॉलोनी है बोल के बोले तो चुप हो गया।
हमारा आपको नहीं देते, हम इधर यहाँ का लोकल वालों को दे रहे, ये खालनी वालों को दे रहे बोल के बोल रहे। हमारे को क्या दे रहे जी, कोई भी नहीं आ रहे, बोलने वाले सब है मगर कोई भी कुछ भी नहीं दे रहे। यहाँ तक आ रहे बोल रहे, यहाँ तक तो नहीं आ रहे। हमारा लास्ट तक अभी देख रहे ना कितने जने हैं, उतने जने को बहुत तकलीफ हो रहे, एक एक को खाने को भी नहीं मिल रहा, बहुत जने बहुत तकलीफ हो रहे। अब मच्छर भी बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, कोई भी आके वो मच्छर की दवा देते ना, वो पोल्यूशन की वो कुछ भी नहीं दे रही। हम बहुत दिन से उठा रहे, कोई किसको तो भी बोलो जी, कोई भी नहीं समझते, उन्हें छोड़ देते, वैसे क्या भी बोलो छोड़ देते। रोड खराब हुआ बोले तो छोड़ देते, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है बोल के बोले तो छोड़ दे, सब छोड़ देते। वैसे क्या है उनका मर्जी, रहे तो रहने दो, नहीं तो ना को जान दो बोल के बोल रहे उन्हें। ये कॉलोनी का काउंसलर रहते ना, उसको जाके बोले तो क्या बोले, आंध्र वाले, महाराष्ट्र वाले, कर्नाटक वाले है ना, उसका उधर जाके ही कमेटी हॉल कने जाके नाम दे दो, आधार कार्ड दे दो, उन्हें आके राइस देते बोल के बोला। एक हफ्ता और अभी बोल के इसको किधर को किसको भी लेबर उनको राइस नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। गुड़ी पर रहता कहते सीधर बोल के वार्ड नंबर वाला, और तो दे तुम मम्मा, तो उनको होने के बाद में तेलंगाना वाले दे तुम बोलकर बोला, खामोश हो गए। 2 दिन के बाद में देता हूँ बोलकर खामोश हो। वो एक हिम्मत है, उन आता कभी देता कभी। ऑफिस का 2 बार गए तो दे रहा हूँ बोलकर बोला, फिर खामोश हो गए। और किसको फोन करने, क्या करने, खामोशी। यहाँ धूप में पुकार रहे, बच्चों के लो लेकर रो रहे। एक पानी आ रहा है, पानी पी रहे, खाना भी नहीं, चावल भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो दुर्गा कालीन दे रहे तो उधर भाग रहे, ताड़ागड्ढे में दे रहे बोले तो उधर भाग रहे, मंडी मुंड दे रहे बोले तो उधर भाग रहे। ऐसी भागम दौड़ी कर रहे, मगर मिल रही किधर नहीं। हमारा बस्ती हमको दे रहे बोल रहे, ऐसे उधर फंक्शन हॉल के नहीं, उधर इधर दे रहे बोले तो ऐसे भाग रहे। वो कारवान में ताड़ागड्ढे किधर दे रहे बोलते उधर भाग। हमारा बस्ती काम दे रहे बोल रहे वो लोग, हमारे नहीं दे रहे। फिर हमारा बस्ती अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने कहा है कि 21 अप्रैल यानी मंगल के रोज से जीएचएमसी और पुलिस ओहदेदारों के जरिए ही ग़िज़ा और ज़रूरी अशिया गरीबों में तकसीम की जाएगी। उन्होंने बताया कि अतिया देने वाले और एनजीओज़ को पासेस जारी नहीं किए जाएंगे, कॉरपोरेटर्स भी ओहदेदारों के जरिए ही इमदाद तकसीम करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के फैलने का कोई मौका देना नहीं चाहिए। सड़कों पर खाना तकसीम करने और ज़रूरी अशिया की तकसीम से लॉकडाउन का मकसद फौत हो रहा है। उन्होंने कहा कि गदागरों को मदद करना अगर कोई चाहते हैं तो वो ओहदेदारों के ज़रिए शेल्टर होम्स में तकसीम करें। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर 25 शेल्टर होम्स हैं, उनमें 1428 अफराद हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में घूमने वाले भिखारियों को भी शेल्टर होम मुंतकिल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस ने ऑनलाइन ई पास के नए वर्जन का आगाज़ किया है। ये पास मुख्तलिफ अफराद, गाड़ियों, तिजारती इदारों के लिए होगा। हैदराबाद सिटी पुलिस के ज़रिए इस पोर्टल यानी www.hyderabadpolice.gov.in तक रसाई हासिल की जा सकती है, जिसके लिए इस वेबसाइट के सेक्शन अप्लाई फॉर गुड्स सर्विसेज, ट्रैवल पास एंड अदर इमरजेंसी सर्विसेज पास डेटा की ऑनलाइन इंदराज, तस्वीर, शनाख्ती कार्ड, शख्सी तफसीलात के साथ अपलोड किया जा सकता है। इन तफसीलात को अपलोड करने में 10 मिनट दरकार होंगे। पुलिस के स्पेशल ब्रांच की जानिब से इसकी प्रोसेसिंग की जाएगी। बाद अज़ां एप्लीकेंट को एक SMS हासिल होगा जिसमें रेफरेंस नंबर होगा। रेफरेंस नंबर की मदद से दरखास्त गुजार ई पास को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट कलर प्रिंट से निकाल सकते हैं। इस ई पास में अनोखा QR कोड भी होगा ताकि इस पास का नकली बनाने से रोका जा सके। मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर तैनात पुलिस ओहदेदारों के पास इस QR कोड को स्क्रीन करने की सहूलत रहेगी ताकि वो पास होल्डर की सदाकत के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। पास होल्डर से ख्वाहिश की गई है कि वो अपने साथ शख्सी शनाख्ती कार्ड रखें जिनको ई पास हासिल करने के लिए अपलोड किया जाएगा। इस तरह अब किसी भी पास के लिए कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के दफ्तर या फिर किसी और के दफ्तर को जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तेलंगाना कांग्रेस की कोरोना टास्क फोर्स कमेटी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को मकतूब रवाना करते हुए लॉकडाउन को 7 मई तक तौसी करने के फैसले का खैर मकदम किया और मुतालबा किया कि 13,40,000 वाइट राशन कार्ड होल्डर्स में 1500 रुपये की नकद रकम जल्द से जल्द तकसीम की जाए जो बैंक अकाउंट्स के ना मिलने पर तकसीम नहीं किए गए थे। इस सिलसिले में PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का और PCC की कोविड-19 टास्क फोर्स कमेटी के चेयरमैन M शशिधर रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के नाम मकतूब रवाना किया। इन कायदीन ने कहा कि 18 लाख अफराद सफ़ेद राशन कार्ड के लिए दरखास्त दाखिल कर चुके हैं और 4.5 लाख अफराद ने दीगर कार्ड के लिए दरखास्तें दी हैं। इन तमाम को चावल और नकद रकम दी जाए। अवामी तकसीमी निज़ाम को रोल पर अमल करते हुए
2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक शहरी इलाकों में 50% और दही इलाकों में 75% आबादी का अहाता किया जाए। गैर मौसमी बारिश से तबाह होने वाली फसलों का जायजा लेते हुए मुआवजा अदा किया जाए। अब तक कई अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, कामारेड्डी, सिरसिल्ला, जगतियाल, रंगारेड्डी में तेज हवा और बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। धान की खरीदी के मरकज पर किसान जमा हो रहे हैं। उन्हें जो कूपन दिया जा रहा है उससे 3-4 दिन इंतजार करना पड़ रहा है। 2000 से ज्यादा मराकज में थैलों की किल्लत है। मौसम तब्दील हो रहा है, बारिश से धान खराब हो सकती है, इसे जल्द से जल्द खरीदा जाए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जी नारायण रेड्डी ने सवाल किया है कि रियासत में खानगी डायग्नोस्टिक्स में कोरोना वायरस के टेस्ट करने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में ही मायने करने के पीछे क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतने मुस्बित केसेस सामने आएंगे। इस खौफ की वजह से शायद हुकूमत खानगी तौर पर टेस्ट की इजाज़त नहीं दे रही है। नारायण रेड्डी ने कहा कि ज़्यादा टेस्ट करने के लिए हुकूमत के पास फंड्स नहीं है। उन्होंने कहा कि अब हुकूमत को चाहिए था कि रैपिड टेस्ट शुरू कर देती। नारायण रेड्डी ने कहा कि अगर हुकूमत इस मामले में तसाहुली से काम लेगी तो अपोजिशन अदालत से रुजू होगी। ये कोविड-19 जो पैंडेमिक है पूरा दुनिया में फैला हुआ बहुत ही भयानक ये जो परिस्थिति है, इससे हम बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन में रहना सबका जिम्मेदारी है। हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो कहे उसका पालन करना अपना कर्तव्य है, क्योंकि हमारे ही नहीं, हमारा फैमिली, हमारा इलाके में हमारे जो भी है तेलंगाना के या इंडिया के जो भी आम जनता है, अपना जान बचाने के लिए हम सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करना है, मास्क पहनना है, बार बार हाथ धो के अपना हाथ को भी साफ रखना है और इस डिजीज़ को फैलाने से रोकना बोले तो इसी तरीके से अगर हम आज्ञा का पालन करें तो हम इससे बच सकते हैं। इस समय इस वक्त गवर्नमेंट का भी जिम्मेदारी ये होता कि सिर्फ कहानी बात करना, मीडिया को ढाक डाल के तुम बैठो, तुम्हारे को नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम बोल के ऐसा ढाक डालना, नहीं तो उनका मुंह छुपाना, मुंह बंद करना, ये ठीक तरीका नहीं है। आज उनका जिम्मेदारी ये होता, जो भी कोरोना पीड़ित है या डाउट है, जो कंटेनमेंट जोन मतलब पूरा लॉकअप में एकदम पुलिस का पहरा में जो 292 सेंटर्स पूरा तेलंगाना में है, हैदराबाद में 195 सेंटर्स है। कांग्रेस पार्टी ये डिमांड करती है कि आप पूरा 4 करोड़ आम जनता का टेस्ट करना बोले तो ना आपके पास पैसे है, भारत का भी पैसे बस नहीं होते 4 करोड़ लोगों को टेस्ट करना। हम ये डिमांड करते हैं, अक्लमंदी से काम लेना है कि कैसा कर सकते हैं। आप कंटेनमेंट सेंटर्स जो है, जो आप डिसाइड करें, उस सेंटर्स में वल्नरेबल एज ग्रुप को आप चुनो। 60 साल, 65 साल, 70 साल, 75 साल जिनका भी एज है, ये वल्नरेबल ग्रुप्स है, इनको आसानी से। मुमताज़ उर्दू सहाफ़ी, शायर व नक़ाद जनाब एजाज़ कुरैशी साहब का तवील अलालत के बाद आज सुबह इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 85 साल की थी। नमाज जनाजा उनकी सात गुमदगान में अमल में आई। पसमंदगान में 4 फर्जंदान जनाब एहसन कुरैशी सीनियर जर्नलिस्ट वो एक्सपर्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अमेरिका, अरशद कुरैशी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हाफिज़ मोहम्मद असद कुरैशी और राशिद कुरैशी के अलावा 4 दुख्तरान शामिल हैं। वो पैदाइशी सहाफ़ी थे और इब्तदाई उम्र में ही उन्होंने निज़ामाबाद में उर्दू रोज़नामा ज़िंदगी के एडिटर और पब्लिशर की हैसियत से अपने सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ किया। बाद अज़ां वो हैदराबाद मुंतकिल हुए। ज़माना तालिब इल्मी से ही सहाफ़त से वाबस्ता हो गए। हैदराबाद मुंतकिली के बाद वो उस वक्त के मुमताज़ उर्दू अखबारात से वाबस्ता रहे। ये ज़माना हैदराबाद में उर्दू अखबारात का था, लेकिन पहुंच नहीं थी। इसी दिक्कत के पेश रखते हुए उन्होंने खबरों की तरसील के लिए
1954 में भारत न्यूज़ की बुनियाद रखी और जल्द ही उसने उर्दू सहाफ़त का एतबार हासिल कर लिया और कोई अखबार भारत न्यूज़ की खबरों के बगैर शाया नहीं होता था। ये न्यूज़ एजेंसी सियासत से लेकर मजहब व सकाफत, स्पोर्ट्स और क्राइम गर्ज तमाम शोबों का अहाता करती थी। भारत न्यूज़ एक इदारा ही नहीं था बल्कि सहाफ़त की ट्रेनिंग का मरकज़ भी था, जहाँ से बेशुमार मियारी सहाफ़ी तैयार हुए जिन्होंने हैदराबाद से हटकर दिल्ली और बैरून मुल्क मुमताज़ अखबारात, मैगजीनों, टीवी चैनलों और सहाफ़ती इदारों में खिदमत अंजाम दी। ये पहला खबर रसां इदारा था जिसने उर्दू अखबारात के लिए कानून साज असम्बली व काउंसिल और बल्दिया हैदराबाद की रिपोर्टिंग का आगाज़ किया। जनाब एजाज कुरैशी मिरिंजा ने तबीयत के मालिक, हमा पहलू शख्सियत थे और अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे। जहां वो एक अच्छे सहाफ़ी थे, वहीं अदब व फिल्म के नक़ाद, शायर व बेहतरीन मुखर्रिर भी थे। वो एपी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के बानी सदर थे और हैदराबाद फिल्म स्टडी सर्कल के बानी सदर और प्रेस गिल्ड ऑफ हैदराबाद के बानियों में शामिल थे। 3 साल तक उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी की हैसियत से नुमाया खिदमत अंजाम दी और कई इस्लाहात रुबे अमल लाए। वह हैदराबाद से शाया होने वाले मैगजीन फिल्मी तस्वीर और उर्दू मोर्चा नई दिल्ली के एडिटर भी रहे। हैदराबाद के इंटरनेशनल उर्दू वीकली मैगजीन एतबार के एसोसिएट एडिटर के अलावा शामनामा रहनुमाए मिल्लत के एडिटर के फ़राइज़ भी अंजाम दिए और कई अखबारात के लिए मज़ामीन और इदारिये भी तहरीर किए। उनके सहाफ़ती खिदमात के इतराफ़ में उनको कई अवार्ड्स और एजाज़ात से नवाजा गया, जिनमें तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी का बाविखार मखदूम अवार्ड बराए सहाफ़त, एपी उर्दू एकेडमी का कारनामा हयात अवार्ड, एपी कांग्रेस कमेटी का सद्भावना अवार्ड और एपी वेटरन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का एजाज़ भी शामिल है। उन्होंने बशमुल अमेरिका, सऊदी अरेबिया व ऑस्ट्रेलिया कई ममालिक का दौरा किया। फरीज़ हज की सआदत हासिल करने के बाद वो जनाब शौकत अली खान को कारगुजार एडिटर मुकर्रर करते हुए सरगर्म सहाफ़त से सुबुकदोश हो गए थे, लेकिन 3 साल कबल भी बीमारी का शिकार होने से कबल तक भी लिखने पढ़ने का सिलसिला जारी था। जनाब एजाज कुरैशी के इंतकाल पर वज़ीर दाखिला महमूद अली, वज़ीर अक़लियती बहबूद कोप्पुला ईश्वर, साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, उर्दू एकेडमी चेयरमैन रहीमुद्दीन अंसारी और सहाफ़ती बरादरी से जुड़े कई शख्सियात ने ताज़ियत का इजहार किया। कि हैदराबाद दक्कन की उर्दू सहाफ़त का चराग आज बुझ गया। जनाब एजाज कुरैशी साहब जो उर्दू सहाफ़त के एक मीनार के हैसियत से जाने जाते थे, वो इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन और तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन की तरफ से मैं इमाम माजिद अपनी शख्सी जानिब से भी ताज़ियत पेश करता हूँ और मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे सीनियर सहाफ़ी जनाब एजाज कुरैशी मरहूम के इंतकाल पुरमलाल से मुझे बेहद सदमा पहुंचा। हमारे एजाज कुरैशी साहब न सिर्फ जो है सीनियर सहाफ़ी थे, बल्कि उनकी तरबियत में कई जो है सहाफ़ी तरबियत पाकर निकले जो मुख्तलिफ़ अखबारात में एडिटर तक पहुँचे और वो जो है हमारे हैदराबाद दक्कन बल्कि पूरे आंध्र प्रदेश के बहुत ही मायानाज़ और बहुत ही काबिल तरीन जो है सहाफ़ी थे। और उनके इंतकाल पुरमलाल से न सिर्फ सहाफ़ी बरादरी को बल्कि उनके तहत में जितने लोग तरबियत पाए उनको भी जो है बेहद रंजो मलाल है। मैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। कोरोना वायरस की वबा की वजह से बाज़ ममालिक में कैदियों को रिहा किया गया। इसी तरह रियासत तेलंगाना में भी जेल में कैदियों को इस वायरस से महफूज रखने के लिए इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद अभी तक मुख्तलिफ जेलों में बंद 650 कैदियों को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद जेल में कैदियों की तादाद कम हो गई। आम दिनों में रोज़ाना करीब 100 कैदियों को जेल लाया जाता था, लेकिन अब वो तादाद इंतहाई कम हो गई है। अब यौमिया सिर्फ 10 कैदियों को जेल मुंतकिल किया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद 650 कैदियों को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। वाज़ेह है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जेल में महरूज कैदियों की तफसीलात हासिल करते हुए ये पूछा था कि क्या जेलों में मुकर्ररा तादाद से ज़्यादा कैदी मौजूद हैं। तेलंगाना में चंचलगुड़ा, चरलापल्ली और वरंगल में जेलों के अलावा 7 अजला में जेलें हैं, जबकि 34 सब जेलों के अलावा चंचलगुड़ा जेल में वुमेंस जेल भी है, जहां 7200 खवातीन कैदियों को रखा जाता है। इन तमाम जेलों में कैदी थे, ताहम अब ये तादाद
5,500 हो गई है। जेल हुक्काम के मुताबिक इस वक्त तेलंगाना की जेलों में गुंजाइश से 1700 कैदी और कम है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो मालूम होगा कि चंचलगुड़ा जेल में 1250 कैदियों की गुंजाइश है। इस वक्त वहां 1162 कैदियों को रखा गया है। चल्लापल्ली में 1980 कैदियों को रखा जा सकता है, लेकिन इस वक्त वहां 1752 कैदी महरूस है। इसी तरह वरंगल की जेल में 966 कैदियों को रखने की गुंजाइश है, लेकिन अब वहां सिर्फ 906 कैदी बंद है। इसके अलावा महबूबनगर की जेल में 149 कैदियों को रखा जा सकता है, लेकिन वहां अब 138 कैदी महरूस हैं। कोरोना वायरस की वबा की वजह से जेलों में महरूस कैदियों की गुंजाइश को नज़र में रखा जा रहा है और जेल हुक्काम इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेलों में मुकर्ररा तादाद से कम कैदियों को रखा जाए। इसलिए रियासत की तमाम जेलों में कैदियों की तादाद गुंजाइश से कम कर दी गई है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। शायद ये पोस्ट अजरह मजाक ही डाला गया, लेकिन इस पोस्ट से मौजूदा हालात की अक्कासी होती है। इस पोस्ट को पढ़कर तकलीफ भी हुई, लेकिन यह पोस्ट पुलिस की बेजा मारपीट की मुंह बोलती तस्वीर नजर आया। इस पोस्ट में लिखा था कि मौर्रिख जब तारीख लिखेगा तो यह जरूर लिखेगा कि एक ऐसी भी कौम थी जिसे पुलिस इसलिए मारती थी कि वो कहीं मर ना जाए। चीफ मिनिस्टर ने काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि रियासत में दिन में कर्फ्यू इसलिए नाफिज नहीं किया गया ताकि लोग चंद घंटों की ढील के दौरान एक साथ सड़कों पर ना आए। अवाम को सुबह से शाम तक अशियाए ज़रूरिया की खरीदी की सहूलत इसीलिए फराहम की गई कि वो समाजी फासला बरकरार रखते हुए अलग अलग वक्तों में खरीदारी कर सके। चीफ मिनिस्टर के बयान और पुलिस की कारकर्दगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है, क्योंकि पुलिस अवाम को सुबह ही से ज़रूरी अशिया की खरीदी पर मजबूर कर रही है। 12 बजे के बाद घरों से बाहर निकलने वालों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। इन हालात में शहरी करे तो क्या करे। लॉकडाउन के दौरान शहरी अजीबो गरीब कैफियत का शिकार हैं। जहां एक तरफ वो मुहलिक वायरस की वजह से परेशान है, तो वहीं दूसरी जानिब पुलिस के जुल्म हरासानी ने उन्हें मजीद खौफजदा कर दिया है। ज़रूरी अशिया भी खरीदने के लिए घरों से बाहर निकलने पर पुलिस की हरासानी का शिकार होना पड़ रहा है। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का ऐलान किया गया। रात के वक्त सख्त कर्फ्यू है। कर्फ्यू के दौरान शहरी सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं और सड़कें सुनसान हैं, लेकिन दिन के वक्त ज़रूरी सामान खरीदने के लिए बाहर निकलने वाले गाड़ी सवारों को लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के नाम पर तो कहीं MV एक्ट के नाम पर चालानात किए जा रहे हैं। गाड़ियां जब्त की जा रही हैं। उसका अंदाज़ा पुलिस की जानिब से रोज़ाना गाड़ियों की जब्ती से मुतालिक आंकड़ों और जब्त की गई गाड़ियों को रखने के मकामात की तस्वीर से होता है। न सिर्फ गाड़ियां जब्त की जा रही हैं, बल्कि गाड़ी सवारों को गाड़ी वापस लेने के तरीक़ेकार से कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हैं और मुश्किल की इस घड़ी में वो पुलिस स्टेशनों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। कभी उनसे कहा जाता है कि 2 दिन बाद रब्त पैदा किया जाए, कहीं गाड़ी के लिए पुलिस स्टेशन जाने पर उन्हें झिड़कियां दी जा रही हैं। पुलिस के इस रवैये से अवाम में नाराज़गी पाई जाती है। हालांकि हुकूमत की जानिब से ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए दिन के वक्त तरकारी और ग़िज़ाई अजनास की खरीदी की इजाज़त दी गई। ऐसे में इसके लिए घरों से बाहर निकलने वालों पर पुलिस की जानिब से डंडे बरसाए जा रहे हैं। शहरियों के साथ इंतहाई गलत बर्ताव करने की भी शिकायतें उसूल हो रही हैं। मानो ऐसा महसूस होता है कि शहरियों को बेइज्जत करने का उन्हें हक दे दिया गया है। घर से बाहर निकलने वाले हर शख्स के साथ डंडे से बात करने को पुलिस ने ज़रूरी समझ लिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि बाज़ इलाकों में मनचले नौजवान पुलिस को परेशान कर रहे हैं और वो पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब भी हो रहे हैं और उनका गुस्सा शुरफा पर निकालना कहाँ तक दुरुस्त है। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस की जानिब से आवाम को घरों तक महदूद रखने के लिए दिन रात चौकसी बढ़ती जा रही है और वो भी सड़कों पर हैं, लेकिन बाज़ मुलाजिमीन पुलिस की जानिब से हद से ज़्यादा चौकसी का मुजाहरा करते हुए आवाम के साथ मारपीट और गलत बर्ताव की शिकायतें आए दिन उसूल हो रही हैं। पुलिस की ये कार्रवाई परेशान हाल अफराद को मज़ीद परेशान करने के मुतरादिफ है। इसमें कोई शक नहीं है कि बाज़ अफराद दानिस्ता तौर पर सड़कों पर आ रहे होंगे, लेकिन उनकी वजह से ज़रूरत के तहत घरों से निकलने वालों को निशाना बनाना ठीक नहीं है। रियासती अवाम पहले ही इस वबा की वजह से रोज़गार से महरूम हो गई है और ऐसे में ज़रूरी काम के लिए घरों से बहालत मजबूरी निकलने वालों पर पुलिस की हरासानी ठीक नहीं है। मुलाजिमीन पुलिस को भी चाहिए कि वो सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में कोई वाज़ेह अहकामात जारी नहीं किए गए, जिसकी वजह से शहरी एक अजीब व गरीब मुश्किल में फंसे हुए हैं।
कहीं पुलिस उनकी हेलमेट ना पहनने का बहाना बनाकर तस्वीर हासिल करके ऑनलाइन चालान कर रही है, तो कहीं उन्हें रोककर ऑनलाइन पुराने चालानात अदा करने के लिए दबाव डाला जा रहा है, वरना गाड़ी जब्त करने की धमकियां दी जा रही हैं। पहले ही लोग रोजगार से महरूम हो चुके हैं, ऐसे में वो घर में रखी जमा पूंजी खाने पीने का सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल करें या ट्रैफिक के चालान की अदायगी के लिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस संगीन मसले का हल निकालने के लिए हुकूमत को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस को इस सिलसिले में हिदायत जारी करने की ज़रूरत है, वरना शहरियों की नाराज़गी में दिन ब दिन इजाफे का इम्कान है। पुराने शहर के मुगलपुरा इलाके में एक नौजवान का हाथ पुलिस की लाठी से टूट गया। इसके अलावा और भी कई शिकायत सामने आई हैं, जिनमें पुलिस की जानिब से बेजा मारपीट का जिक्र किया गया है। सरेआम उठक बैठक करवाए जा रहे हैं। पुलिस के पास इतनी फुर्सत भी नहीं है कि वो बाहर निकलने वालों की वजह दरियाफ्त करके सिर्फ हर शरीफ शख्स से डंडे की ज़बान में बात करना दुरुस्त नहीं है। यह अलग बात है कि अगर कोई लॉकडाउन के दौरान डबल सवारी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की गुंजाइश है, लेकिन मौजूदा हालात में पुलिस की कार्रवाई को देखकर ऐसा लगता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस रहे हैं। एक ऐसे वक्त जबकि हर कोई परेशान है, पुलिस को फ्रेंडली होने की ज़रूरत है, लेकिन इन हालात में अवाम दोस्त पुलिस का नारा खोखला साबित होता नजर आ रहा है। हमने पुलिस की बर्बरियत की तो बात कर ली, लेकिन लॉकडाउन तोड़ने वाले कुछ अफराद भी अपनी हद से गुजर रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक नौजवान पुलिस वालों से बहस कर रहा है। इसके पास ना ही हेलमेट थी, ना ही मास्क और ना ही गाड़ी के कागजात। उसके बावजूद भी उसके तेवर देखिए और फैसला कीजिए कि क्या पुलिस को ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने पान मंडी दारुसलाम रोड पर एक मकान में छापा मारते हुए भारी मिकदार में गुटखा, जर्दा और सिगरेट जब्त किए और एक शख्स पवन को गिरफ्तार किया। जब्त शुदा अशिया की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई गई है। टास्क फोर्स ने जब्त अशिया और गिरफ्तार मुलजिम को मजीद तहकीकात के लिए शाह इनायतगंज पुलिस के हवाले कर दिया। हैदराबाद के कई इलाकों में आज शाम जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी वाक़ई हुई। इस बारिश का आम जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो पहले से ही कोरोना वायरस, लॉकडाउन और कर्फ्यू की नज़र हो गई है। हाँ, अपने घरों में कैद बोरियत का शिकार लोगों ने इस बारिश का ज़रूर मज़ा लिया होगा।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।